नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह आप सबों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कल से 11 का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और आप सबों को पता है कि JCERT, जिसको ये लंबा करके लिखा हुआ है, झारखंड काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके द्वारा 2 मॉडल सेट आप लोगों के लिए जारी किया गया है प्रत्येक सब्जेक्ट में। हालांकि मैं अन्य सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बता सकता, मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है सेट 1 के बारे में, ठीक है ना। सेट 1 का क्या क्या क्वेश्चन है उसको देखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग ध्यान देंगे कि जो सेट 1 और सेट 2 है, कमोबेश सभी क्वेश्चन उसी से आने की संभावना है। फिर भी इस सेट के अलावे भी आप कुछ क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक से या और भी कोई सपोर्टिव बुक होगा तो उससे आप लोग करके चलेंगे। तो चलते हैं। 40 क्वेश्चन हम लोग को करना है इस सेट में, और एग्जाम में भी आप लोग को 40 क्वेश्चन आएगा। 40 क्वेश्चन 40 नंबर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से आप क्या तात्पर्य लगाते हैं? जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? तो भाई देखिए, इकोनॉमिक्स में हम लोग कोई धार्मिक, कोई मनोरंजन, ये सब चीज़ का स्टडी नहीं करते हैं। ऐसा कहा ही जाता है कि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, ध्यान दीजिएगा। और आर्थिक क्रिया में क्या होता है? आप उत्पादन करो किसी चीज़ का, आप उपभोग करो किसी चीज़ का, आप निवेश करो किसी चीज़ में, आप विनिमय का काम करो, ये सब काम करते हो, ये सब आर्थिक क्रिया है। इसी सब चीज़ का इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए ये धार्मिक, मनोरंजन ये सब नहीं आएगा। कौन सा कार्य आएगा? मनुष्य का आर्थिक कार्य, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर मारिएगा। नंबर 2 में आते हैं। निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है? तो अभी हम बताएं कि इधर उधर की चीज़ों का अध्ययन नहीं होता है। इसी से आपका क्लियर हो गया। उत्पादन का अर्थशास्त्र में अध्ययन है, क्योंकि ये आर्थिक क्रिया है, ये भी आर्थिक क्रिया है, ये भी आर्थिक क्रिया है। इसी का अर्थशास्त्र में अध्ययन होता है, इसका अध्ययन नहीं होता है। तो यहाँ पूछा किसका नहीं अध्ययन किया जाता है, यानी किसका अर्थशास्त्र के साथ संबंध नहीं है, तो सरकार का गठन आप लोग लेकर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, एक क्वेश्चन तो नहीं इसमें शो हो रहा है। अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक, ये कर क्वेश्चन पूछे तो इसका मारिए एडम स्मिथ। कौन सा होगा इसका आंसर? एडम स्मिथ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोग के लिए। 11 में भी आने का संभावना है इसका, और 12 में तो पूछता ही है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है सांख्यिकी का जनक, तो इसका मारिएगा गॉटफ्राइड एकेनवाल। तो ये दोनों क्वेश्चन लेके चलेंगे। सांख्यिकी का जनक कौन है? तो गॉटफ्राइड एकेनवाल। और अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो एडम स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है? देखिए, सांख्यिकी का मीनिंग एक वचन में आता है, ठीक है ना। एक वचन में जानिएगा और एक बहुवचन में जानिएगा, ठीक है। तो एक वचन में जो है विधियां आता है, सांख्यिकी विधियां जो है वो एक वचन में आता है। किस में आता है? एक वचन में, सांख्यिकी विधियां, ठीक है ना। और बहुवचन में आपका क्या आएगा? संख्यात्मक तथ्य या आंकड़ा। संख्यात्मक तथ्य या आंकड़ा वो बहुवचन में आएगा। तो यहाँ संख्यात्मक मान भी है, सांख्यिकीय तथ्य भी है, आंकड़ा भी है, यानी इनमें सभी होगा। ये तीनों का मतलब एक ही है, संख्यात्मक मान ही आंकड़ा है और सांख्यिकी तथ्य ही आंकड़ा है। ऐसे कहा जाता है सांख्यिकी है क्या, सॉरी आंकड़ा। अब जानिएगा आंकड़ा क्या है। तो आंकड़ा एक तरह से मतलब क्या हुआ? कोई सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई तथ्य ही आंकड़ा है, ठीक है ना। तो आंकड़ा, तथ्य, संख्यात्मक मान तीनों एक ही है, और इन तीनों का यूज हम लोग करते हैं बहुवचन में, ठीक है ना। इसमें हम एक ही लिखते हैं यहाँ पर आंकड़ा। आंकड़ा लिखिए या सांख्यिकी तथ्य लिखिए या सांख्यिकी मान लीजिए, ये सब आपका बहुवचन में आएगा। लेकिन सांख्यिकी विधियां जो आएगा वो एक वचन में आएगा। और सांख्यिकी विधियां में क्या होता है? जैसे बहुत सारी विधि है, आंकड़ों का कलेक्ट करना, आंकड़ों को प्रस्तुत करना, आंकड़ों को व्यवस्थित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, आंकड़ों का निर्वचन करना, ये सब सांख्यिकी विधियां हैं जो कि एक वचन के रूप में आता है। जहाँ तक एक वचन में और इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे तो मैं बुक मेरे सामने है, मैं बुक में दिखा सकता हूँ आप लोगों को।
आप देख सकते हैं, यही है। देखिए यहाँ लिखा हुआ एक वचन के रूप में सांख्यिकी। चूँकि मैं लिखना अगर चाहूँ नोट्स में या पेज में तो इसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल के रूप में ये दिखाया, एक वचन के रूप में सांख्यिकी। देखिए है ना, आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण। अगर यहाँ से आपको अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं। आप देखें सांख्यिकी विधियाँ, मैंने अभी लिखा कि एक वचन में हम सांख्यिकी विधियों का अध्ययन करते हैं। यही सब विधियाँ हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये सांख्यिकी विधियाँ हैं जो कि सांख्यिकी का एक वचन है। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग एक वचन में क्या लेके चलेंगे, सांख्यिकी विधियाँ लेके चलेंगे, और बहुवचन में आंकड़ा को लेके चलेंगे। और आंकड़ा, सांख्यिकीय तथ्य और संख्यात्मक मान, ये सब का मतलब एक ही होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है? केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, दोनों का होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग सांख्यिकी में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, संरक्षित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। ये एब्सोल्यूट वाली बात हो रही है, इसमें केवल 2 होगा। किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है? देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अन्वेषक किसको कहते हैं? ठीक है ना, अन्वेषक को आप नहीं समझिएगा दिक्कत हो जाएगा। अन्वेषक यानी इन्वेस्टिगेटर, जो आंकड़े को कलेक्ट करता है। ठीक है ना, जो आंकड़े को कलेक्ट करने वाला जो होता है वही अन्वेषक है, इन्वेस्टिगेटर है। ठीक है, तो वो जनरली क्या करता है, खुद से प्राथमिक आंकड़ों को कलेक्ट करता है। तो प्राथमिक आंकड़ा, जैसे आप देखिए, आपको आंकड़े की ज़रूरत है, कुछ ही प्रकार के इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो एक आप कर सकते हैं कि फील्ड में जाकर के खुद से आंकड़े को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर फील्ड में जाकर के आंकड़े को कलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो प्राथमिक आंकड़ा है, यानी प्राइमरी डाटा है। और यदि गूगल वगैरह से, किसी न्यूज़पेपर, अखबार वगैरह से आप करते हैं तो द्वितीयक आंकड़ा है। तो अन्वेषक जनरली जो आंकड़ा कलेक्ट करता है वो प्राथमिक होता है, यानी इसका आंसर होगा ए। ठीक है, ये सही है कि गलत है? पूर्ण रूप से अन्वेषक पर यानी कि इन्वेस्टिगेटर पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आते हैं, आंकड़ों के संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति। जो सूचना होता है ना वही आंकड़ा है। ठीक है, तो आंकड़ा संग्रह करने के लिए जो भी सूचना एकत्रित करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम अन्वेषक कहेंगे। देखिए यहाँ भी अन्वेषक था, यहाँ भी अन्वेषक है। अन्वेषक जो आंकड़ा कलेक्ट करता है वो आंकड़ा प्राथमिक आंकड़ा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दिया गया कि अन्वेषक आंकड़ा जो भी कलेक्ट करेगा वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, अन्वेषक कहलाएगा या प्रेक्षक कहलाएगा। इसको हम यहाँ लिख ही देते हैं इंग्लिश इसका, इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, हाँ, इन्वेस्टिगेटर अपने अंदर जिस व्यक्ति को रखेगा उस व्यक्ति को हम प्रगणक कहेंगे, इनुमरेटर। ठीक है, क्योंकि एक आदमी जो आंकड़ा कलेक्ट करने जा रहा है, हो सकता है अकेले उससे नहीं हो पाए तो वो अपने अंडर कुछ व्यक्ति को रखेगा तो वो प्रगणक कहलाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है? तो भाई ईमेल कर दोगे तो उससे तो मिला नहीं, जिस व्यक्ति से आपको आंकड़ा लेना है। टेलीफोन भी किए तो उससे मिले तो नहीं फेस टू फेस। डाक के द्वारा भी अगर मान लेते हैं इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसमें भी नहीं मिले। व्यक्तिगत साक्षात्कार, ठीक है ना, पर्सनल इंटरव्यू जाके कीजिए, मिलिए उनसे और फेस टू फेस बात करके उनसे सवाल कीजिए तो हो जाएगा, यानी सी होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ? ठीक है, तो देखिए स्वतंत्र हुआ भारत 1947 में। ठीक, 1947 के बाद 1951। इसको ऐसे भी समझिए, पहले हम जनगणना का इतिहास आपको बता दें। सबसे पहले 1872 में जनगणना हुई। कब हुई? 1872 में। लेकिन ये एक तरह से ट्रायल था, समझ गए ना, ये एक तरह से क्या था, ट्रायल था, टेस्टिंग था। 1881 में विधिवत पहली जनगणना हुई है, 1881 में। इसके बाद हर 10 वर्ष में जनगणना का काम शुरू होने लगा, यानी 1881 हुआ तो अगला हुआ होगा 1891, फिर हुआ होगा 1901, ऐसे करके 10-10 साल जोड़ते जाइए, भारत में जनगणना का काम होते गया। और जो अंतिम जनगणना होना था, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे तो अंतिम जनगणना जो होना था वो 2021 में होना था, जो कि कोरोना के कारण नहीं हो पाया। आपसे ये भी सवाल आ सकता है कि पहली बार देश में जनगणना का कार्य कब टल गया? तो 2021 में। और किसके वजह से टल गया? तो कोरोना की वजह से। बात समझ में आई?
अब बताइए हर 10 साल में होता है, तो यानी कि लास्ट में क्या देख रहे हैं, एक एक देख रहे हैं ना। खाली यहाँ पर छोड़ दीजिए कि 21 में नहीं हो पाया, अब 22 में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कब होगा, अब ये भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन इसके पहले सब में लास्ट में एक एक देख रहे हैं। तो भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो 47 के बाद तो एक वाला 51 में ही दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1951। ठीक है। हाँ, कहता कि आज़ादी के पूर्व अंतिम जनगणना कब हुई, तो फिर हो जाता 1941। ठीक है ना। या ब्रिटिश काल में अंतिम जनगणना कब हुई, तो उसका भी 1941 में होगा, क्योंकि 47 से पहले 1941 हुआ। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। भाई आप वर्गीकरण करते हैं तो उसको स्तंभों में करिए, पंक्तियों में करिए। ठीक है ना, ये सही आंसर है। अब स्तंभ और पंक्ति समझते होंगे, रो कॉलम आप लोग बहुत पढ़े हैं। एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर होता है। वर्ग समझते हैं, जनरली आपका जैसे 0 से 10, 10 से 20 ऐसे जो होता है वो आपका वर्ग कहलाता है। अब इसका मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो 0 और 10 के बीच में क्या होगा, 5 होगा। 10 और 20 के बीच में क्या होगा, 15 होगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो 10 और 20 को जोड़ दीजिए, 30 आ जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, 15 आ जाएगा। यानी कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की सीमा, देखिए इधर वाला उच्च सीमा होता है, इधर वाला निम्न सीमा होता है। तो इन दोनों को जोड़ करके इसका औसत निकाल लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बारंबारता वितरण में अपकृष्ट आंकड़ा मतलब हुआ रफ आंकड़ा को डैश चर में वर्गीकृत किया जाता है। उसको मात्रात्मक करना होगा, संख्या में बदलना होगा, गुणात्मक से काम चलने वाला इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चर सतत चर का एक उदाहरण है। ठीक है, जो लगातार आता है वही चर सतत चर कहलाता है। अब जैसे कोई एक बार आया दोबारा नहीं आ रहा है, तो उसको हम सतत चर नहीं कहेंगे। जो बार बार आ रहा है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक ही बच्चे तो है नहीं, ढेर सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत का नाम भी मैच कर सकता है। उसको अगर ड्रेस बना दिया जाए, अलग अलग जर्सी का पहना दिया जाएगा, सबका जर्सी नंबर भी बहुत का सेम हो सकता है। या टेस्ट लिया जाए बच्चों का, तो कई बच्चों का सेम नंबर आ सकता है। तो हमारा क्षेत्रफल ये तो एक ही हो सकता है, ये तो बार बार नहीं आएगा। बच्चों की संख्या केवल लेके चलते हैं, तो ये भी नहीं चलेगा। क्लियर नहीं हो रहा है कि कहाँ के बच्चों की संख्या की बात हो रही है, एक परिवार में बच्चों की संख्या की बात हो रही है कि एक स्कूल में बात हो रही है कि एक क्लास में बात हो रही है, कुछ क्लियर नहीं आ रहा है। पासे पर आने वाले संख्या ये बार बार नहीं हो, कोई एक ही आएगा। एक होगा तो एक ही होगा, 2 होगा तो 2 भी एक ही बार है, 3 होगा तो 3 भी एक ही बार है। तो ये भी नहीं हो सकता है। विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपका सतत चर का उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान चिन्ह 15 नंबर। मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है। तो मिलान चिन्ह जनरली होता है कि जैसे कोई संख्या 3 है, ऐसे इसका मिलान चिन्ह ऐसे होता है, 3 होता है ना। 4 है तो इस तरह होता है, 1 2 3 4। फिर 5 है तो ऐसे होता है, 1 2 3 4, और उसके बाद इसको ऐसे कर देते हैं तो 5 हो गया। अब फिर 6 अगर लिखना है तो फिर क्या करते हो, 1 2 3 4 ऐसे किए 5 और फिर एक सिंगल। तो यही जनरली होता है जो रिपीट होता है। अब इसके बाद फिर यही शुरू हो जाएगा, जैसे 2 ऐसे और 1 का ऐसे था, तो अब ये 1 देखिए इस पर रिपीट होना शुरू हुआ। तो हम कहाँ तक मैक्सिमम गए, 5 तक ही गए ना, तो ये वाला होगा यानी कि 5। अब है, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल पंप, ये तो एक कहानी जैसा पूरा लिखा हुआ, डीजल की कीमत में वृद्धि के विरोध में ये सब हुआ, पेट्रोल में इतना खुला पाया। एक बिल्कुल कहानी की तरह दिया हुआ, इसलिए ये पाठ विषय में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई सारणी नहीं बना हुआ है, यहाँ कोई आरेख नहीं बना, आरेख मतलब कोई रेखा चित्र नहीं बना हुआ है। रेखा चित्र है इसमें क्या, नहीं ना जी, सारणी भी नहीं है, और खाली मात्रा है क्या। अब देखिए यहाँ लैंग्वेज भी लिखा हुआ, मात्रा तो ये हुआ, 7 हुआ, 5 हुआ, ये हुआ, तो खाली यही तो नहीं है, यहाँ ये पाठ विषयक हो गया। फिर है 17 नंबर में, कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में बांटना चाह रही है या दिखा रही है, तो ये आंकड़ों को किस रूप में प्रस्तुत कर रही है। तो जब भी
हम पंक्ति और स्तंभ में दिखाएंगे तो इसका मतलब है कि उसका हम क्या कर रहे हैं, सारणी कर रहे हैं। सारणी जो बनाते हैं, टेबल जो बनाते हैं, तो उसमें ही एक कुछ चीज़ को हम रखते हैं स्तंभ में और कुछ चीज़ को हम रखते हैं पंक्ति में, तो इसका सारणी हो जाएगा। 18 में है सुमित पिछले 10 वर्षों से, देखिए यहाँ 10 वर्ष समय का मेंशन है, ठीक है ना, समय का मेंशन है, याद रखिएगा समय का मेंशन है, और समय को हम काल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? स्थानिक, स्थान से रिलेटेड तो नहीं है। कालिक, काल से बना समय, यही काल से कालिक बना। जैसे समय मेंशन हो जाए तो कालिक हो जाएगा, ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। काल श्रेणी के आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? काल श्रेणी के आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें तोरण का यूज होता है। एक चीज याद रखिएगा, ये जो तोरण है इसको आप ओजाइव के रूप में भी कहीं पढ़िएगा, इंग्लिश में ओगिव, ठीक है, एक ही चीज़ है, जो कि जनरली देखिएगा लेस देन और से अधिक वाला रहेगा। अगर लेस देन वाला रहेगा तो ये कर्व ऐसे जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और से अधिक वाला होगा तो फिर ये ऐसे आएगा। और आपको पता है कि जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटता है वहाँ पर हम लोग मेडियन निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो डिटेल में जब पढ़ने की बात होगी तब समझ में आएगी। तोरण को और किस नाम से जानते हैं? संचय बारंबारता वक्र, ये संचय बारंबारता वक्र भी है, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे? संचय बारंबारता वक्र भी कहेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। उसके बाद है भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1951। इससे पहले हम जनगणना के बारे में कुछ बात किए थे, ये रिपीट कर दिया लगता है, अभी था ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुआ? तो 1951, और ये भी लगभग वही क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई। हालांकि इसका अगर 1951 नहीं रहता ऑप्शन तो 1881, मतलब कहिए कि एक तरह से सिस्टमेटिक वे से, व्यवस्थित रूप से भारत में जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में। पहला हुआ था 1872, वो ट्रायल था, उसके बाद 1881 में जो शुरू हुआ वो लगा हर 10 वर्ष पर फिर जनगणना चलते रहा। 1881 में हुआ, फिर 1891 में हुआ, ऐसे चलते रहा। लेकिन ये ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि भारत आज़ाद हुआ, और भारत आज़ाद होने के बाद पहला जनगणना अपना कब किया? 1951 में किया। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास आपका दादा भाई नौरोजी किया था। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, दादा भाई नौरोजी बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। अंग्रेज़ों के समय भारत के तरफ से भारत का बहुत वकालत करते थे, और अंग्रेज़ों का जो नीति था, भारत के साथ जो गलत नीतियाँ अपनाती थी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासक, उसके बारे में इनका बहुत योगदान रहा, विरोध भी किया करते थे। इनके बारे में मैं कुछ फैक्ट आपको बताना चाहूँगा। ये तो जान गए कि पहली बार पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास कौन किया? दादा भाई नौरोजी किया। इन्होंने 1868 में एक बुक लिखा था, बुक का नाम था, ठीक है, 1868 ईस्वी में अपनी पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, अपनी पुस्तक द पॉवर्टी, इनकी बुक का नाम है द पॉवर्टी, ठीक है, एंड ब्रिटिश रूल, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक का नाम है, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब लिखे थे? 1868 में। इसी में इन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में विशेष रूप से चर्चा किया है, और इस बुक में इन्होंने जो बताने का प्रयास किया है कि 1867 से लेके 1868 यानी एक साल में जो भारत का आय था उस समय वो 340 करोड़ था। कितना था? 340 करोड़ था। और इनके बारे में एक चीज़ और आप लोग जानिएगा
इनको अंग्रेजों ने, ठीक है ना, अंग्रेजों ने इसको एक नाम दिया था जिसको हम कहते हैं भारत का वयोवृद्ध पुरुष। भारत का वयोवृद्ध पुरुष, इनको क्या कहा जाता था? भारत का वयोवृद्ध पुरुष। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आपसे अगर पूछे कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो वो भी आप दादा भाई नौरोजी मारेंगे। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा, तो वो भी दादा भाई नौरोजी होगा, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास पहले किसने किया, तो वो भी दादा भाई नौरोजी होगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज जिसके बारे में जानिएगा, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में आप कहेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये इनका सिद्धांत है। इसमें मतलब ये बताना चाहे कि अंग्रेज भारत से क्या करता था, यहाँ का जो खनिज संपदा था, यहाँ का जो धन था, वो अपने देश ले जाता था और केवल ले जाने का काम करता था। वहाँ से रिटर्निंग में भारत को कुछ नहीं मिलता था। यहाँ का जो भी बहुमूल्य चीज़ें, यहाँ तक कि यहाँ का पत्थर भी उठा करके अंग्रेज ले जाते थे, लेकिन बदले में भारत को कुछ नहीं देते थे, केवल धन का निष्कासन करते थे। निष्कासन मतलब बाहर निकालना, तो बाहर निकाल कर ले जाते थे, अपने देश निकाल करके ले जाते थे। तो ये धन निष्कासन सिद्धांत भी किनका दिया हुआ? दादा भाई नौरोजी का। तो ऐसा नहीं कि केवल आप यही क्वेश्चन करेंगे, इन चीज़ों पर भी आप लोग ध्यान देने की कोशिश करें और आगे भी आपको कंपटीशन वगैरह में ये काम देगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया? तो रेल से कभी नुकसान नहीं होता, रेल से जब भी होता है तो फायदा होता है, ठीक है ना। हम लोग 22 तक कर चुके हैं, 23 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का। तो रेलवे से जब भी होता है फायदा होता है, यानी ये भी फायदा है, लोग लंबी यात्राएं कर सकते हैं, कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन जान माल की हानि हुई ऐसा नहीं होता है। तो सही होगा आपका ए और बी, यानी कि डी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? मिश्रित। दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है भाई, याद रखिएगा, एक पूंजीवादी है, एक समाजवादी है, एक मिश्रित है, ठीक है ना। पूंजीवादी को अमेरिका जैसे या यूरोप के देशों ने अपनाया, समाजवादी को चीन रूस इसने अपनाया, और मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत पाकिस्तान जैसे देशों ने अपनाया। ये आप लोग जानिएगा, पूंजीवादी में किसका महत्व ज़्यादा होता है? इसमें निजी का होता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इसमें किस क्षेत्र की भूमिका होती है? निजी का। समाजवादी में सरकारी का, सरकार मैन होता है, ठीक है ना। इसमें दोनों होगा, मिश्रित में निजी और सरकारी दोनों होगा। तो इसका सही आंसर मिश्रित होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? मतलब भारत में औद्योगिकरण किया अंग्रेजों ने, ठीक है ना, लेकिन उसमें उद्देश्य उसका क्या था? भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना, भारत को विशाल बाजार बनाना, भारत को के उद्योगों का विकास करना। भारत के उद्योग को विकास करना, ये तो भारत के फायदे की बात हो गई, ये तो नहीं है कर सकता। ए और बी होगा, यानी डी नंबर। फिर है, किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? ये मांग और पूर्ति द्वारा। ये क्लास 12 में आप लोग पढ़िएगा, ये कैसे 11 में दे दिया। 11 की बहुत सारी मतलब 12 की बहुत सारे क्वेश्चन 11 में हैं, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये बीच वाला 12 में बीच में है ये चैप्टर, मार्केट चैप्टर में, उससे इसको दिया गया है। जनरली ऐसे होता है, मांग वक्र, ये मांग वक्र हो गया, ये पूर्ति वक्र हो गया, दोनों ने यहाँ एक दूसरे को काटा, तो यही संतुलन कीमत हो जाएगी, ये संतुलन मात्रा हो जाएगी। तो संतुलन कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति द्वारा होता है, और वहाँ पर होता है जहाँ मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटता है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया? 1938 में। ये सब तो याद करने का चीज़ है। पंचवर्षीय योजना की अवधि कितने वर्ष की होती? 5 लिखा हुआ ही है, पंच मतलब 5। किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का लोगों के बीच क्रय क्षमता के आधार पर वितरण किया? सार्वजनिक। देखते हैं, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, जिसकी जैसी क्षमता होती है उस तरह दी जाती है।
भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 1948 में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। इसमें समझने की कोई बात नहीं, इसको याद रखिए। आर्थिक समृद्धि का मतलब हुआ सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दो अलग चीज है, ठीक है ना। आर्थिक, एक आता है आर्थिक समृद्धि, यहाँ पर यही है आर्थिक समृद्धि, ठीक है, और एक होता है आर्थिक विकास, ठीक है। तो आर्थिक समृद्धि में केवल आय को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? आय को। और आर्थिक विकास में आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, जीवन स्तर, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो एक देश में जब शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, इस सब में परिवर्तन वो पॉजिटिवली बहुत अच्छा अगर हो जाता है तो आर्थिक विकास हुआ। और केवल पैसा बढ़ गया है तो वो हुआ आर्थिक समृद्धि। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है? ये जीडीपी क्या है? पैसे के बारे में बात कर रहा है कि देश में कितना पैसा, जितना उत्पादन हुआ वही वहाँ का पैसा है। और जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, जीवन स्तर, ये सब आर्थिक विकास के अंतर्गत आते हैं। मतलब आर्थिक विकास में ये इंक्लूडिंग होगा, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर तो होगा ही और आय भी होगा, ठीक है ना। इसमें सब आ जाएगा। थोड़ा इसका विस्तृत स्कोप है, मतलब ये विस्तृत धारणा है, ये संकुचित धारणा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO की स्थापना कब की गई? इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कई क्वेश्चन इससे भी राइज होते हैं, आप लोग को इस चीज को ध्यान में रखना है। तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। WTO क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है 1995 में। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद 1947 में, ठीक है ना, 1947 में गेट की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? गेट की स्थापना हुई। गेट का मतलब हुआ, मतलब ये एक संस्था था गेट, जो कि इस पर्पज से स्थापित किया गया ताकि विश्व के कई देश जो होते हैं आपस में व्यापार करते हैं, एक दूसरे से सामान लेन देन करते हैं, तो उसमें कई रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, कई परेशानियां आती हैं, उसको दूर करने के लिए गेट की स्थापना हुई, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1947 में इसकी स्थापना हुई और फंक्शन करना शुरू किया 48 में। काम करना शुरू कब किया? 48 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है वो आप याद रखिएगा, मुख्यालय भी कभी कभी पूछ देता है, ये जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में, ठीक है। और जेनेवा कहाँ है? तो वो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का नाम सुने होंगे, स्विट्जरलैंड में जेनेवा है। तो जेनेवा जो स्विट्जरलैंड का एक महत्वपूर्ण शहर है, तो वहीं पर इसका मुख्यालय है। किसका? गेट का। और गेट ही बाद में क्या बन गया? WTO। कब बना? 1995 में, ठीक है ना। 1995 में गेट जो है किस रूप में आ गया? WTO के रूप में आ गया। क्लियर? और इसका मतलब WTO का मुख्यालय भी क्या होगा? जेनेवा होगा। फिर भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? 1991। एक्चुअली 1991 से पहले जो भारत की आर्थिक नीति थी उसमें LPG का एंट्री नहीं था। L से हुआ लिबरलाइजेशन, P से हुआ प्राइवेटाइजेशन, G से हुआ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इन तीनों नीति का आगमन कब हुआ? 1991 में। इससे पहले ये नीति नहीं थी। ये नया एक तरह से पूरे आर्थिक स्ट्रक्चर का रिफॉर्म हुआ, मतलब बहुत बड़ा बदलाव हुआ भारत की आर्थिक नीति में। कब? 1991 में। उससे पहले जानते हो, विदेश से कोई सामान वगैरह आता था तो सरकार नहीं चाहती थी कि विदेश का सामान हमारे देश में आए, और उस पर हैवी टैक्स लगा करके उसको रोकने का प्रयास किया जाता था। फिर अपने देश में ही प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने नहीं दिया जाता था, लिबरल सरकार नहीं थी,
ठीक है। लेकिन बाद में 1991 से सब चीज़ होना शुरू हो गया। सरकार लिबरल भी हो गई, थोड़ी उदार भी हो गई, प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दी, और विश्व के साथ जो लेन देन होता था, ट्रेड जो होता था, उस ट्रेड में जो अड़चन होता था, जो भेदभाव होता था, वो सबको समाप्त कर दी। कब? 1991 में। फिर प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, ये व्यक्ति की आय पर। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण में होता है आयकर और उपहार कर, ये सब संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर में आता है। विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट, तो इसका सभी होगा। विनिवेश करने से वित्तीय अनुशासन बढ़ता है, आधुनिकीकरण में सहायता मिलता है, सरकार के द्वारा आय एकत्रित करने में भी मदद मिलता है। ठीक है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के बारे में भी कुछ याद रखिएगा। 15 मार्च योजना आयोग की स्थापना याद रखिएगा। योजना आयोग की स्थापना, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। कब हुआ? 15 मार्च 1950। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, ये भी दिमाग में रखिएगा। कब से कब तक था? तो ये था आपका 1 अप्रैल। कोई भी योजना जनरली 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ये 5 साल की योजना होती है। लिखा ही है पंचवर्षीय योजना, 5 साल की। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। फिर इसमें फिर नेक्स्ट जो शुरू हो जाएगा, सेकेंड जो शुरू होगा वही होगा। जब खत्म 31 मार्च के बाद कौन डेट आएगा? 1 अप्रैल आएगा, तो वो फिर हो जाएगा 1 अप्रैल 1956 खत्म हुआ था ये ना, 56 से फिर हो जाएगा 31 मार्च 1961, ये दूसरा हो जाएगा। इसी तरह हर 5-5 साल में बढ़ते गया। बीच बीच में कुछ कारण से आप टोटल योजना तो हम लिख नहीं सकते हैं, समय लगेगा, क्योंकि कुल 12 योजनाएं अब तक चली है। भारत में कुल पंचवर्षीय योजनाएं 12 चली हैं। अब तक कितनी योजनाएं चली हैं? 12। ठीक है। तो सबका लिखना संभव नहीं। बीच में कुछ पंचवर्षीय योजना साल 2 साल के लिए टल गया, कुछ उसके पीछे कारण था। भारत चीन की लड़ाई, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, 75 में इमरजेंसी हुआ, वो सब के कारण से। लेकिन एक चीज़ जानिए क्या कि भारत में कितनी योजनाएं चली? 12 चली। और अंतिम जो था, अंतिम याद रखने वाला चीज़ है, अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है, अंतिम पंचवर्षीय योजना, ये जो था आपका 1 अप्रैल, ठीक है, 2012, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक, ये अंतिम है। समझ गए? और इस योजना के जगह पर अब नई आया, यानी कि पंचवर्षीय योजना के स्थान पर पंचवर्षीय है, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर कौन आया है? नीति आयोग। क्या आया है जी? नीति आयोग, NITI। क्या होगा नीति आयोग का? बताइए आप लोग कोई। खैर लाइव तो मैं हूं नहीं जो बता सकते हैं आप लोग। NITI, ठीक है, फिर से साफ साफ लिख देते हैं, NITI, ये नीति आयोग। तो नीति आयोग जो बना है वो कब बना है? पंचवर्षीय योजना के स्थान पर कौन आया है? नीति आयोग। ये कब आया है? तो ये आया 1 जनवरी 2015। कहिएगा 17 में खत्म हुआ तो 15 में पहले कैसे आ गया? तो ये योजना चल ही रहा था, और उसी समय मोदी जी जैसे 14 में प्रधानमंत्री बने और बताए कि ये 17 तक लास्ट चलेगा, उसके बाद नीति आयोग चलेगा।
तो इसका मतलब इसका स्थापना हो गया आपका 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का, समझ गए। और नीति आयोग का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, ये भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, NITI का फुल फॉर्म, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, समझ गए। और एक चीज़ याद रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई और योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, क्लियर। उसी तरह से नीति आयोग जो है, इसका भी जो है नीति आयोग का भी जो पदेन अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री ही होगा। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है बताइएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। कहीं कोई अगर दिक्कत होगा मेरे समझाने में, कहीं हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा उसके बारे में, तो मैं सुधार भी सकता हूं। और यदि लगेगा कि नहीं मैं ही राइट हूं तो फिर उसके बारे में मैं कुछ और बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन जरूर कमेंट कीजिएगा। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री और योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इस हिसाब से अगर पूछा जाए कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भाई 50 में इसकी स्थापना हुई तो उसमें तो पहला प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वही होंगे। उसके बाद खत्म कब हुआ, 17 में खत्म हुआ, तो इस समय कौन प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी हैं। तो इसका मतलब योजना आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो पंडित नेहरू और जो अंतिम थे वो नरेंद्र मोदी। और चूंकि नरेंद्र मोदी के समय ही नीति आयोग आ गया, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन हो गए पहले, तो वो हो गए प्रधानमंत्री। तो यहाँ तक पंचवर्षीय योजना में एक दो चीज़ और मैं बता दूँ, 3 जो है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। ये जो पंचवर्षीय योजना है यहीं पर मेंशन करते हैं। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि पर फोकस किया गया था। किस पर फोकस किया गया था, कृषि पर। और दूसरी में उद्योग पर फोकस किया गया था। किस पर फोकस किया गया था, उद्योग पर फोकस किया गया था दूसरी में, ठीक है। और एक 5वीं पूछता है, ठीक है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना अगर पूछा जाए कि इसमें किस पर फोकस किया गया, तो गरीबी। बाकी जो योजनाएं हैं मतलब गरीबी बढ़ाने का नहीं फोकस किया गया होगा, गरीबी घटाने का फोकस किया गया होगा। तो ये 3 जो है यानी पहली, दूसरी और 5वीं ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, तो ये दिमाग में रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1907 में हुई। फिर टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है, हालांकि इसका फिगर बुक वगैरह हम देखते हैं, कहीं कुछ है, लेकिन आप लोग 26 करके जाइए। फिर विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है, IBRD, ये भी दिमाग में रखिएगा। IBRD के बारे में भी कुछ फैक्ट है जो दिमाग में रखना है, ठीक है ना। IBRD एक्चुअली क्या है, विश्व बैंक को पहले IBRD करते थे। ये IBRD की जो स्थापना हुई थी ये जुलाई 1944 में हुई थी। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी IBRD की। कहाँ हुई थी, वाशिंगटन DC में। कहाँ हुई थी, वाशिंगटन। इसका देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वाशिंगटन DC पर लिख देता हूँ, मुख्यालय, हर चीज़ का मुख्यालय था ना, ऑफिस, कार्यालय। तो IBRD का मुख्यालय कहाँ था, वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में पड़ता है, USA में। और कब हुआ, जुलाई 1944 में। यही IBRD बाद में, समझ गए ना, यही IBRD बाद में जो है वो क्या हो गया, विश्व बैंक के नाम से जानना शुरू हो गए, विश्व बैंक के नाम से। सॉरी, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम लग रहा है। तो विश्व बैंक, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, और IBRD के नाम से जाना जाता है, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1944 में, ठीक है। कहाँ पर हुआ, वाशिंगटन DC, यही इसका मुख्यालय भी है। और IBRD का फुल फॉर्म अगर जानना चाहते हैं, IBRD का फुल फॉर्म, तो इसका होगा इंटरनेशनल, ठीक है, बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक,
तो ये जान ही रहे, इसमें तो कोई फुल फॉर्म जैसी बात नहीं। एक IMF जानिएगा, इसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड, ठीक है। किसका फुल फॉर्म है? IMF। हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। और इसमें कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक IBRD के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1944 में बताया जा रहा है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी भी स्थापना 1944 में ही हुई। वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना एक तरह से और IMF दोनों की स्थापना 1944 में हुई। और दोनों का हेडक्वार्टर, IMF का भी आपका वाशिंगटन DC है, IBRD का भी वाशिंगटन DC है, ठीक है ना। IMF का भी वाशिंगटन DC और IBRD का भी वाशिंगटन DC है। तो चलिए 40 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हुआ और आज की वीडियो को तो यहीं पर आप बंद करना होगा, ख़त्म करना होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें सेट 2 पर चर्चा करेंगे। और ये वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, ख़राब लगा होगा तो उसमें बताइएगा क्या प्रॉब्लम था। और अगले वीडियो तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।